नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई जो है जारी है और ऐसे में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक नई और बड़ी वार्निंग दी है। क्या बातें कही हैं, किन सेक्टर्स पर वॉर का असर देखने को मिलेगा, कहां लगाए दांव, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे मोबाइल टैरिफ की। खबरें ये आ रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल रिचार्ज को महंगा करेंगी। कब से होगी बढ़ोतरी, जेब पर कितना असर पड़ेगा, पता लगाने की कोशिश करेंगे। और अंत में एसआईपी ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है उसकी बात करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा मिलिट्री अटैक किया है। दोनों देशों के बीच तनाव गहराता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भरोसा जताया। उनका मानना है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति और अधिक बनती है, गहराती है, तो बाजार पर इसका असर अस्थायी होगा। सर, कुछ दिन पहले मूडीज रेटिंग ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरक्की रुक सकती है। इसके अलावा हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने भी कुछ कहा। सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है। उसने कह दिया कि जंग बढ़ी तो बॉर्डर से सटे इंफ्रा पर असर होगा। किन किन बड़ी फर्म्स के लिए जो है रिस्क वो दिख रहा है सर, प्रवीण सर आपको? नहीं, देखिए, पिछले 2 दिनों में भारत और पाकिस्तान में जंग के हालात जिस तरह से एस्केलेट हुए हैं, उसके बाद अब आशंका इस बात की है कि क्या ये जंग एक फुल ब्लोन वॉर की शक्ल ले लेगी। अभी एक लिमिटेड टाइप की लड़ाई दोनों मुल्कों के बीच में चल रही है। इसके बढ़ने के आसार हैं। अब इसको लेके जब पूरे के पूरे आज मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई तो तमाम तरह की एजेंसियां और जो जानकार हैं वो अब ये बात कह रहे हैं कि क्या मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, शेयर बाजारों का क्या होगा। इसको लेकर लगातार सवाल जो है न सिर्फ एनालिस्ट्स और बाकी लोगों के बीच में बल्कि आम इन्वेस्टर के मन में भी कई तरह के सवाल हैं कि पिछले साल अक्टूबर से जो मार्केट में गिरावट का सिलसिला चालू हुआ जी, और इस साल अप्रैल में जाके राहत दिखाई दी, थोड़ा एफआईआई की बाइंग जब आई, उसके बाद मार्केट थोड़े संभलते दिखाई दिए। तो जब तक अच्छे आसार आने थे तब तक पहलगाम की घटना हो गई और उसके बाद से मार्केट्स को लेके फिर एक बार बड़ी चिंता ये पैदा हो रही कि क्या कहीं जो मूडीज़ की रिपोर्ट आई है वो उसके हिसाब से भारत के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता मुश्किल हो सकता है। दूसरी और भी रिपोर्ट एस&पी की रिपोर्ट आई है और अब जेफरीज की रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और समीर अरोड़ा जो कि जाने माने हेलियोस कैपिटल के फाउंडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोग एक तरह से ये कह रहे हैं, सीएलएसए को छोड़ दें, उसमें की रिपोर्ट अलग से बताते हैं, लेकिन जेफरीज और समीर अरोड़ा का कहना कि एक हल्की गिरावट मार्केट में दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर जंग भड़की तो बाजार में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। अगर नॉर्मल जिस तरह की अभी है तो उसमें एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद लंबे वक्त में मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी आएगी जी। तो इसमें इंडस्ट्रियल आपका हो गया, ऐसे सेक्टर्स को लेके उन्होंने, टूरिज्म हो गया, हाई बीटा स्टॉक्स हो गए, उसको लेके जेफरीज ने कहा है कि ये जो है यहाँ पे उन्होंने रिस्क को उसको टूरिज्म और रियल एस्टेट को बिल्कुल उसको लेके उन्होंने और बैंकिंग, ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर पर इनका जो है भरोसा वेटेज घटा दिया है। हाँ, तो यही बात उनके समीर अरोड़ा की भी कहनी है कि मार्केट्स ठीक है, जंग जैसे हालात हैं, लेकिन कोई बहुत लंबी गिरावट चले उस तरह की आशंकाएं नज़र नहीं आ रही। इसमें सीएलएसए की रिपोर्ट है वो बेहद गौर करने वाली बात है, जहां उन्होंने ये कहा है कि जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, इन सभी जगहों पर जिन भी कंपनियों के एक्सपोजर हैं वहाँ पे उनके लिए रिस्क हो सकता है, जिसमें अडानी है, जिसमें एनएचपीसी है, पावर ग्रिड है, आपका वेदांता है। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनका जिक्र सीएलएसए ने किया है कि इनके लिए एक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है वहाँ पे, उसके वजह से इन कंपनियों के सामने एक रिस्क पैदा हो सकता है। रिलायंस का जो जामनगर वाला है सर, वो बिल्कुल वो भी उसी एरिया में पड़ता है और गुजरात की चूंकि सीमाएं कनेक्ट करती हैं
समुद्र से भी लगती है पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ पे रिस्क इस बात का है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी जाती हैं और उनको एयर डिफेंस सिस्टम अगर कंट्रोल नहीं कर पाता या किसी वजह से नीचे गिरती हैं, तो वो एक खतरा जरूर है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है। जी प्रवीण सर, लेकिन इसी बीच शेयर बाजार की भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आज भले ही 1% की गिरावट रही भारतीय शेयर बाजार में, लेकिन जो केसी इंडेक्स है, केसी 100 इंडेक्स, जिसका कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान के शेयर बाजार में अभिगत अगर देखिए 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वहाँ 10 से 14% की गिरावट रही, लेकिन आज वहाँ भी हल्के निचले स्तर से खरीदारी लौटती हुई दिखी। और आज की ओपनिंग की अगर बात की जाए तो 3% की तेजी थी, हालांकि वो भी अब 1% या 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर, इसी बीच जो अपने भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए, यहाँ तो जो कहा जा रहा था कि लॉन्ग टर्म निवेशक अपना जो प्लान है उसको ना बदलें, तमाम तरह के जो एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही थी कि विदेशी निवेशक भाग सकते हैं। उनको लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बाद यहाँ इंडिया में जो इंडिया पाक वॉर को लेकर जो टेंशन इरप्ट हो सकती है, उस वजह से भागने की बात है। लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं वो तो इसकी गवाह नहीं दे पा रहे हैं सर। 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने 50,000 करोड़ की खरीदारी कर ली है सर, तो किस बात का टेंशन? नहीं देखिए, अभी तक जाहिर तौर पर 15-16 दिन में FIIs ने 50,000 करोड़ रुपए जरूर लगाए, लेकिन ये पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन जब उतनी नहीं थी, वो दौर है। पिछले 2 दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। खासतौर पर आप कल रात में देखें तो हैवी शेलिंग हुई है। पाकिस्तान की तरफ से 50 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए, जिनको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया हवा में ही, और किसी तरह का वो डैमेज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करने में कामयाब नहीं रहे। दूसरी तरफ भारत ने उतने ही प्रोपोर्शन में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ऐसे कई बड़े शहर हैं, वहाँ पर भारत ने हमले किए हैं। कराची का जो पोर्ट है उसको भी नुकसान पहुँचने की खबरें आई हैं। तो जिस पैमाने पर भारत ने रिटेलिएट किया है, उसके बाद अब ये लग रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर हमले कर सकता है, आज रात में फिर इस तरह की एक्टिविटी दिखाई दे सकती है, या पाकिस्तान जो दुनिया भर के मुल्कों के साथ, जैसी खबरें आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ चीन से और सऊदी अरब से मदद मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए। अगर डीएस्केलेट होती है इस सिचुएशन में, तो जाहिर तौर पर मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। FIIs दरअसल ये देख रहे हैं कि क्या ये जंग लंबी चलेगी, क्या एक बड़ी बिगर वॉर में कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ट होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या बाजार किस तरह के रिटर्न देगी। भारत की इकोनॉमी जो अब तक एक रेजिलिएंट अपना स्ट्रेंथ शो कर रही थी जी, क्या वहाँ कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं अलग अलग, जैसा CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल हो गए आपके, या जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर जिन कंपनियों का कारोबार है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर नज़र डालेंगे FIIs। तो अगर मान लीजिए अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में अगर ये जंग समाप्ति की तरफ बढ़ती है, दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है या मध्यस्थ के जरिए अगर वॉर रुक जाती है, उस वैसे हालात में मार्केट्स में FIIs का भरोसा बना रहेगा। जो बात जेफरीज या आपका समीर अरोड़ा कह रहे हैं कि लंबे टाइम में मार्केट्स अच्छे ही चलेंगे, तो उस स्थिति में, क्योंकि दुनिया भर की अनसर्टेनिटीज में FIIs के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प इस वक्त मौजूद नहीं है। तो भारत सर, मार्क मोबियस ने कहा कि मैं इमर्जिंग मार्केट्स पर दांव लगाता रहता हूं, विगत 30 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। 95% जो पैसा है मैंने अभी कैश में रख रखा है। मैं जैसे ही 3-4 महीने में अगर स्थिति जो भी बदलती हुई दिखती है तो मैं फटाक से अपना जो पैसा है उसको मैं लगाऊंगा, और उसमें बेस्ट कंटेंडर जो मुझे लग रहा है मुझे कि वो भारत को माना जा सकता है। बिल्कुल, चाहे क्रिस वुड हो, मार्क मोबियस हो, सभी का मानना ये है कि भारतीय बाजार अब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जिस तरह के टैरिफ के हालात पैदा हुए हैं उसमें भारत एक बड़ा गेनर साबित हो सकता है जी। दूसरी तरफ अमेरिकी इकोनॉमी को लेके हो ये रहा था कि FIIs भारत से निकलकर अमेरिका की मार्केट में जा रहे थे, बॉन्ड यील्ड ऊंची थी, अमेरिकी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो पूरा हालात बदल गए हैं ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से। रे डेलियो की हाल की भविष्यवाणी है कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, और हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं अगर टैरिफ वाले पूरे खेल को ठीक से संभाला नहीं गया। इकोनॉमी श्रिंक कर गई सर, बिल्कुल इकोनॉमी श्रिंक कर गई है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे FIIs के पास बहुत ज़्यादा विकल्प दुनिया के दूसरे मार्केट्स में मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोबाइल टैरिफ की। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सर्विस के प्लान्स का टैरिफ बढ़ाने जा रही है। जेफरीज ने इसे लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। प्रवीण सर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का बड़ा प्लान क्या है? क्या फिर से महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज?
नहीं, इस बात की आशंका दरअसल पिछले साल से ही लगाई जा रही थी कि 2025 में आकर फिर से मोबाइल के किराए बढ़ सकते हैं। और अब जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो वाकई आप ये समझिए कि ग्राहकों के लिए कम से कम बड़ा झटका साबित हो सकती है ऐसे वक्त पे जबकि महंगाई भी बढ़ी हुई है। लोग वैसे पिछले साल जुलाई में दरअसल किराए बढ़ाए गए थे, मोबाइल रिचार्ज महंगे किए गए थे, चाहे पोस्ट पेड हो चाहे प्रीपेड हो जी। और उसके बाद ग्राहकों में या मोबाइल कस्टमर्स में करोड़ों ग्राहक हैं देश में, उनके बीच में खासा गुस्सा दिखाई दिया था। शिफ्ट होते हुए नजर आए थे। बीएसएनएल को अपनी सर्विसेज तेज करनी पड़ी थी, घर पे सिम की डिलीवरी, इस तरह के तमाम उपाय करने पड़े थे और बड़े पैमाने पर लोग बीएसएनएल पर शिफ्ट हुए थे इसी वजह से, क्योंकि मोबाइल के किराए तेजी से बढ़ाए गए। अब जेफरीज की भविष्यवाणी ये आ रही कि इसी साल की दूसरी छमाही में यानी FY26 की सेकंड हाफ में एक बार फिर से कंपनियां किराए बढ़ा सकती हैं, वोडाफोन आइडिया हो चाहे एयरटेल हो या जियो। तो ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है मोबाइल किराए का, इस तरह की आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इसमें फैक्टर क्या है, ये बात निकल के आती कि आखिर वजह क्या है जो मोबाइल किराए बढ़ाए जाएंगे। देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो पिछले साल किराए बढ़ाए गए थे उसका असर जो है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो ग्राहकों के बीच में जो चर्निंग थी वो खत्म हो गई है, एक तरह से इधर के उधर ग्राहक होना। दूसरी बात, जो ग्राहकों की जो कस्टमर्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आ रही कस्टमर्स के नंबर में। तीसरी बात, अब पिछले जनवरी से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। खास तौर पर अगर आप जियो को देखेंगे तो जियो के अच्छे खासे ग्राहक बढ़े हैं। जी, मेरे पास आंकड़े हैं सर कि जियो को मार्च में 21.7 लाख जो है यूजर्स मिले थे। फरवरी में ये आंकड़ा मात्र 17 लाख था। एयरटेल ने भी मार्च में 12.5 लाख यूजर्स जुड़े। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो उसने 5.41 लाख यूजर्स उसके जो है वो छोड़ कर चले गए हैं। कुल सब्सक्राइबर एडिशन की बात की जाए तो 29 लाख है। सर, तो एक और सवाल है मेरे मन में कि जैसा अभी जो ट्राई का डेटा भी था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें जियो नंबर 1 आती हुई दिखी है, चाहे वो मोबाइल वाला जो जितने कंज्यूमर्स उसमें जुड़े हैं वो और जो वाईफाई जो लेते हैं उनके आंकड़े में। मेरा सवाल है सर कि स्टारलिंक को लेकर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। कल खबरें आ रही थी, हम लोग सेंट्रल में भी चर्चा कर चुके हैं इसको, कि लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ दिख रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि तमाम जितने भी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं सर, वो पार्टनरशिप करती हुई दिख रही हैं। जैसे बीएसएनएल की भी बात चल रही है कि वो भी शायद बातचीत कर सकता है। मेरा आपसे सवाल है कि सर, बढ़ती हुई मोबाइल टैरिफ का कोई जोड़ है स्टारलिंक से कनेक्शन का? क्या स्टारलिंक से पार्टनरशिप हो जाए तो उससे कुछ फ़ायदा, फौरी राहत मिल सकती है क्या हमें? नहीं, इसके आसार बहुत कम हैं। स्टारलिंक की इंडिया में जो सर्विसेज लॉन्च होंगी, जिसके बारे में बार बार ये कहा गया है कि इसके जो दाम हैं वो दूसरे जो देशों में स्टारलिंक की सर्विसेज हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होंगे। अब वो कीमतें इतनी हैं कि कोई एक आम कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें तो जो स्टारलिंक की सर्विसेज आएंगी या जो अच्छा इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मिलेंगी सेटकॉम के जरिए, वो खास तौर पर अमीर और अर्बन ग्राहकों के लिए ही होंगी जी। तो इसका फ़ायदा आम यूजर को मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। और ऐसे वक्त पे जबकि आप समझिए कि पूरी जो इकॉनमी में डिमांड को लेके एक बड़ा मुश्किल भरा वक्त चल रहा है। हम पिछले साल से देख रहे हैं कि कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है। वैसे दौर में आप समझिए कि अगर मोबाइल किराए एक बार और बढ़ते हैं तो ये करोड़ों देश के जो यूजर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और आप समझिए कि ज़्यादातर सर्विसेज आज के दौर में वो मोबाइल के साथ आपकी लिंक्ड है। आप अपने मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। आपके पैन से, आपके आधार से, आपकी तमाम बैंकिंग ऑपरेशंस मैं आप समझता हूं प्रवीण सर की जैसे बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ होती है उसमें ऐड हो गया है ये टैरिफ प्लान अपना। आप बिना रिचार्ज कराए तो मोबाइल तो चलेगा नहीं। दूसरी बात कि मोबाइल तो नहीं चले लेकिन आपके देश दुनिया के आपके जितने भी जो काम है, रोजमर्रा के काम है, वो भी नहीं चल पाएगा। और अभी के जो टैरिफ प्लान है सर, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि देखिए 800 850 रुपए का प्लान हो गया, 900 का भी प्लान हो गया, 90 दिन का प्लान, 300 रुपए प्रति महीने का वो आमद बन रही है। अगर इसको मैं तमाम तरह के इंडिकेटर से अगर जोड़ कर देखूं भी, चाहे आप गरीबी वाले आंकड़े से जोड़ लीजिए या कैलोरी से इसको जोड़ दीजिए, तो उतनी आमद तो है ही नहीं नीचे तबके की लोगों की।
और उन लोगों को सर मतलब 300 रुपए खर्च करना नहीं, बड़ी यही तो लिविंग का जो खर्च है वो ऑलरेडी ज़्यादा है लोगों का। आप समझिए कि ज़रूरी खर्च करना लोगों के लिए मुश्किल है। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि जो एफएमसीजी की जो फर्स्ट क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है उसमें जो कांतार की स्टडी एक बता रही है कि चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों जगहों पर जो ग्रोथ है एफएमसीजी की वो सुस्त है। पिछले 2 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है और एफएमसीजी का वॉल्यूम ग्रोथ कम है। नहीं, मैं अपने 2% 3% का डेविएशन दोनों उसमें दिखाई दे रहा है। प्रवीण सर, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि प्रवीण सर जो आप बात बता रहे हैं वो रोजमर्रा की चीजों के लिए, जैसे साबुन, तेल, सोडा, नमक, ये सब जो चीजें जो खरीदनी होती है वो अब लोग नहीं खरीद रहे हैं। ये हालत ऐसा है कि शहरों में भी शहरी जो जनता है वो भी नहीं खरीद रही है, ग्रामीण जो जनता है वो भी परहेज कर रही है, और इसका असर दिख रहा है किनके ऊपर? कंपनियों के मुनाफे पर। डाबर की कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्रवीण सर, 8% उनका मुनाफा घट रहा है। तमाम तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो डिसकंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे पिछले हैं। साल की जनवरी क्वार्टर, जो जनवरी से मार्च की तिमाही थी, उसमें शहरी इलाकों में जो एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ थी वो 4% के आसपास थी। इस साल भी वो वही है, यानी स्टैग्नेंट है। ग्रामीण इलाकों में 6% के आसपास थी, जो कि घट के 3%, 3.7% के आसपास रह गई है। तो रूरल कंजम्पशन पिकअप नहीं कर रहा है, रूरल कंजम्पशन में डिमांड सबड्यूड बनी हुई है। अब जो आपने कहा साबुन, तेल जैसी चीज़ें रोजमर्रा की जरूरत, साबुन का दाम 20-25 रुपए होता है। जब लोगों के पास उतनी हैसियत नहीं कि वो 20, 25 या 30 रुपए की चीज़ खरीद पाएं, इतनी बेसिक जरूरी चीज़, वहां पर अगर मोबाइल किराए 50 रुपए, 60 रुपए या 100 रुपए बढ़ते हैं तो क्या लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या लोग इनको यूज कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कंपनियां बॉस कब तक ये कहते रहे कि एआरपीयू मेरा कम है, एआरपीयू मेरा कम है, नहीं, और इसके आड़ में कहना नहीं, असली खेल एजीआर असल में हमको जमा करना है, सैटेलाइट के लिए हमको पैसा देना है। अरे भाई इतना दे रहे हो, उससे आपको पूर्ति नहीं हो रही है। और इन कंपनियों का सर, मैं आपसे, आप चूंकि आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी हैं, इनका अगर आप एयरटेल का देखिए कितने कैश पे ही बैठी हुई हैं कंपनियां और कह रही हैं मुनाफा नहीं हो रहा है। नहीं, असली खेल असल में पूरा आरपू का ही है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो एक यूजर से मिलने वाला रेवेन्यू जो है उस पे ही पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर की कमाई टिकी होती है। ठीक है। अब चाहे एयरटेल हो या जियो हो, दोनों के दोनों 200 रुपए के पार इनका आरपू है। कोशिश है दोनों की, और कई रिपोर्ट्स भी ऐसी आई कि 300 रुपए का आरपू अगर होगा तभी टेलीकॉम कंपनियां आराम से कारोबार कर पाएंगी, इस तरह की रिपोर्ट है जी। अब दोनों कंपनियों की कोशिश ये है कि आरपू को किसी तरह से 300 के लेवल पे पहुंचाया जाए। अब अभी अगर 200 रुपए का आरपू है, यानी एक यूजर, मोबाइल यूजर कम से कम 200 रुपए देता है। ओके। इससे ज्यादा ही देता है क्योंकि एवरेज निकल के आ रहा है तो वो 200 रुपए का आ रहा है जी। अब अगर 300 रुपए का आरपू करना है, इसका मतलब 100 रुपए की तकरीबन की बढ़ोतरी आप इसमें समझ लीजिए कि जो खर्च आपका है वो बढ़ने वाला है। मतलब तो आगे जाके, और इतना ही नहीं, कई जो अनुमान पीछे आए हैं उनमें ये कहा गया है कि आने वाले कई सालों में लगातार टैरिफ में बढ़ोतरी होती रहेगी, फेज वाइज मैनर में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी, और वो तब तक होती रहेगी जब तक कि इन कंपनियों का आरपू 300 रुपीज के आसपास नहीं पहुंच जाता मंथली का। हाँ, और कंपनियां ये कहती नहीं सर, फिर से जेफरीज की रिपोर्ट फिर आएगी, वो कहेगी कि जब बढ़ाया था उसका जो इफेक्ट है वो अब नल एंड वॉइड होता हुआ दिखेगा। समस्या यहाँ इस बात की है कि आखिर कस्टमर्स के पास ऑप्शन क्या है। 3 कंपनियां हैं मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी हैं, चाहे जियो हो सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद एयरटेल आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइवल का संकट है, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, और कंपनी किसी तरह अपने ऑपरेशंस को चलाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद आ जाती है सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल। बीएसएनएल का कारोबार चल रहा है, एमटीएनएल का कारोबार पूरा निकाल के बीएसएनएल में डालने की बातें सरकार कर चुकी है जी। बीएसएनएल को हर साल सरकार कभी 80 करोड़, कभी 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज देती है जी। पिछले कुछ वक्त में जब से टैरिफ बढ़े पहले दौर के, उसके बाद से बीएसएनएल ने लगातार कोशिश की कि किसी तरह अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया जाए, 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी तक पूरे देश में 4G और 5G सर्विसेज को रोल आउट नहीं किया कर पाई है कंपनी। और एक वक्त पर ग्राहक जुड़े, लेकिन उसके बाद से अब अगर आप अभी ट्राई का जो आंकड़ा आया है सर, ये तो उसका उस सर्विसेज को ये फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। जो सर्विसेज, जो सप्लाई है, जो डिमांड है इनका, तो डिमांड ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। सब छटक रहा है कस्टमर, और फिर जाकर उसी में मिल रहा है। अब लोग जो
बीएसएनएल आना चाह रहे थे, उनको अगर सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी तो उनके पास फिर विकल्प 3 ही बचते हैं, जी, जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, और तीनों अगर किराए बढ़ाते हैं तो आपके पास कहीं जाने का ऑप्शन है नहीं इफेक्टिवली, या अगर आप रियलिटी के हिसाब से उसको सोचते हैं नहीं, तो। किराए बढ़ोतरी की बात आप कर रहे हैं प्रवीण सर। अगर किसी दिन खबर आ जाती है कि जियो ने प्राइस बढ़ाया, 5 मिनट में नहीं लगता है, या मतलब समझिए कि रात में अगर कर दिया तो कल सुबह में आ जाती है खबर के नहीं, एयरटेल वो ने भी बढ़ा सारे दिया। के सारे एक साथ बढ़ाते हैं। हाँ। वो सारे अब पार्टनरशिप भी सारी करते हैं लगता है कंपनियां एक साथ ही। जैसी खबर आती है कि स्टारलिंक ने जियो के साथ पार्टनरशिप की, भारतीय एयरटेल भी आ जाता है, पीछे पीछे वीआई भी आ जाता है, बीएसएनएल की भी बात शुरू हो जाती है। भाई फायदे की कोई बात नहीं करता है कि कैसे आम जनमानस को इस महंगाई के इस दौर में उनको राहत दी जा सके। कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कस्टमर्स के लिए अब एक बड़ा झटका आ सकता है अगर हम जेफरीज की रिपोर्ट को मानकर चलें, तो इसी साल के दूसरे छमाही में यानी जून के बाद से या जुलाई के बाद से आपको हो सकता है टेलीकॉम के जो आपके जो बिल है, आपका जो मोबाइल का रिचार्ज है या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज है, वहाँ आप अपनी जेब और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। और ये वाकई एक चिंता की बात है। ट्राई को, सरकार को क्या इसमें दखल देना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्फी के डेटा की। अप्रैल 2025 के महीने में म्यूचुअल फंड में जमकर इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 5वें महीने इन्वेस्टमेंट घटा है। अब इसी बात को आप आंकड़ों से आसान भाषा में समझिए। देखिए, एसआईपी कंट्रीब्यूशन अप्रैल में 2.7% बढ़कर 26,632 करोड़ रुपए रहा, जो कि मार्च में 25,926 करोड़ रुपए था। ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो अप्रैल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और दिसंबर 2024 के 26,459 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। वहीं अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 24,269.26 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि मार्च में इनफ्लो 25,082 करोड़ रुपए का था। यानी मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट जो है 3% कम हुआ। सर, इन दोनों डेटा को कैसे देखा जाए? एक तरफ कहा जा रहा है कि 3% का डाउन साइड है, एक तरफ कहा जा रहा है कि 3% की अपसाइड है। नहीं, देखिए, ये डेटा एक चीज़ साफ तौर पे बताता है। अप्रैल में भले मार्केट्स में थोड़ा हमने जंप देखा है, एफआईआई का पैसा आया है, लेकिन इन्वेस्टर्स के अंदर थोड़ी सी एक घबराहट है, एक बेचैनी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, अगर हम बात करें कम से कम उनके हिसाब से। पिछले जो कुछ महीने से लगातार एक के बाद एक हर महीने दर महीने गिरावट आ रही थी मार्केट में, और उसके साथ साथ एसआईपी के 1 साल के रिटर्न जब नेगेटिव हो गए तो इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड से भी अपने हाथ पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। नहीं, उस समय एस नरेंद्र साहब कहते हुए दिखे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप में से पैसा निकाल लीजिए, इट इज नॉट द राइट टाइम, एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। हम अगर फरवरी, मार्च के और जनवरी के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो एक के बाद एक आप हर महीने एसआईपी के इनफ्लो भी घटे, और ओवरऑल जो इक्विटी एमएफ है उसमें भी हमको इनफ्लो कम होता हुआ नजर आया जी। और वही अप्रैल में हुआ जहां पे कि इक्विटी एमएफ में इनफ्लो घटा है 3%, लेकिन एसआईपी में इनफ्लो 3% बढ़ा और एक रिकॉर्ड हाई पर एसआईपी का इनफ्लो पहुंच गया है। अब इसको हम समझ इस तरीके से सकते हैं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट घटा है तो ये पैसा गया कहां, जो एसआईपी के तौर पर ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, प्लीज प्रवीण सर आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो आंकड़े हैं वो मैं बता दूं, बिल्कुल सीधे आधे हो गए हैं सर। दिसंबर 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो था वो 41,155.91 करोड़ था। जनवरी में ये बढ़कर 39,687 हुआ, फरवरी में 29,303, मार्च में 25,000 के आसपास, तो अप्रैल 2025 में ये 24,270 करोड़ के आसपास है सर। यानी सीधे 41,000 करोड़ से 24,000 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो तकरीबन आधा हो गया, लेकिन अब उसके पीछे आप पूरी उसका अगर क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे तो पूरे 1 साल से मार्केट लगातार तेजी के एक तरफा रुझान दिखा रहे थे। मार्केट्स में बम्पर रिटर्न मिल रहे थे, मार्केट में तेजी का एक बुल रन हम लगातार देख रहे थे। तो इन्वेस्टर्स पे जो पैसा आ रहा था, लोगों ने क्या किया इस दौरान, अगर आप उसको ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पर्सनल लोन लेके तक मार्केट में पैसा लगाया। इतना पैसा लगाया, इस तरह के हालात हुए कि खुद रिजर्व बैंक चिंतित हुआ, खुद सेबी चिंतित हुई, सरकार चिंतित हो गई। ओवर फाइनेंशियलाइजिंग हो गया। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ही नहीं हुआ, लोगों के जो कर्ज जिस तरह से लिए गए, अनसिक्योर्ड लोन लिए गए और बाजार में पैसा लगाया गया, डिपॉजिट्स लोगों ने कम कर दिए बैंक में, तो सरकार चिंतित हो गई। सरकार ने कहा कि इसको किसी तरह से रोकने की जरूरत है, आरबीआई को सख्त फैसले लेने पड़े कि जो टॉपअप लोन है, फर्नीचर का लोन या घर का आपका अगर लोन चल रहा है, लोगों ने उस पर टॉपअप लोन लिया, टॉपअप लोन का पैसा लिया और उसको मार्केट में लगाया।
तो फिर ये कहा गया कि साहब ये पता लगाइए कि जो पैसा आप दे रहे हैं, जिस मद में दे रहे हैं, वो पैसा उसी मद में जाकर खर्च हो। ओके ओके। जो आपका पर्पस है, जिस पर्पस से आपने लिया, मान लीजिए फर्नीचर के लिए लिया तो फर्नीचर में ही पैसा लगाएं, ना कि जाएं और F&O में ट्रेड करने लगे। ये हाल गोल्ड लोन को भी लेकर देखा गया था। ये हाल अक्रॉस द जो क्रेडिट था उसमें दिखाई दिया। सर। उसमें डिफॉल्ट होने की आशंका नजर आई कि अगर मार्केट्स गिरे तो लोगों का क्या होगा। फिर वो सेबी की स्टडी चाहे आप उठा लीजिए F&O को लेके, या बहुत सारी चीजें जो सबको पता है। तो अब वो एक तरफा जो रुझान था वो दिसंबर तक दिखाई दिया। दिसंबर तक, अक्टूबर से मार्केट गिरना शुरू हुए। 2-3 महीने लोगों ने पैसा ज्यादा डाला। उसके बाद जनता को समझ में आ गया कि अब नुकसान यहां से होना शुरू हो जाएगा जी। वहां से ही आप देखते हैं कि फिर एक के बाद एक, महीने दर महीने हम उसमें गिरावट दिखाई दे रही है जी। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिर ये पैसा जा कहाँ रहा। जो SIPs में इनफ्लो बढ़ता दिख रहा है, रिकॉर्ड पे पहुंच गया, और इक्विटी MF में कम हुआ जी। तो इसका एक जो इंडिकेटर है वो ये समझ में आ रहा है कि लोगों ने SIP जो शुरू की है, जो पैसा जा रहा है वो पैसा असल में डेट फंड्स में जा रहा है, और वो पैसा जा रहा है आपका ETF में। डेट फंड्स क्या होता है सर? डेट फंड जहाँ पे कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, FDs हो गए, इस तरह के जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर जो पैसा लगाते हैं उनको डेट फंड्स कहा जाता है। सिक्योर्ड होते हैं रिलेटिवली, FD के मुकाबले या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले थोड़े सिक्योर होते हैं जी। कि वहाँ पे आपका पैसा थोड़ा सेफ है और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। FD के जितने सेफ नहीं है, लेकिन रिटर्न थोड़ा FD से ज़्यादा मिल जाता है। तो लोगों को संभवतः ऐसा लगा है कि अब डेट फंड्स में जाने का वक्त आ गया है। यहाँ पे भले रिटर्न कम मिले, 7% 8% का मिले, लेकिन पैसा कम से कम आपका सेफ है। मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है उससे हम कम से कम बचे हैं। टैरिफ का हाहाकार है और दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, और यही चीज़ है जो ये दिखाती है कि जो डेट फंड्स में मार्च में आपको 2 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिख रहा था, वही अप्रैल में 2,19,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझिए कि ट्रेंड का कितना जबरदस्त रिवर्सल है। भारी भरकम रकम है सर। भारी, एक तरफ आउटफ्लो है 2 लाख करोड़ का, दूसरी तरफ 2 लाख करोड़ का ही इनफ्लो दिखाई दे रहा है जी। दूसरी चीज, ELSS फंड्स का एक तरह से आप समझ लीजिए कि उनका नमस्ते होने का टाइम आ गया है। सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट दी है आपको इनकम टैक्स में, उसका असर हम इसको कह सकते हैं कि अप्रैल पहला महीना है जहां पे कि ELSS को लेके, ELSS में मतलब जो 11 सब कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, वहां केवल ELSS को छोड़ दी, बाकी सब में पॉजिटिव इनफ्लो है। ELSS यही ना सर, इक्विटी लिंक्ड जो सेविंग, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, यानी जहां पे कि आपको 3 साल का लॉक इन होता है और आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अब जब नई टैक्स रिजीम में जाना है तो उसमें ELSS का फायदा नहीं है। ELSS का फायदा नहीं है तो लोग सोचते हैं कि यार क्यों ही पैसा लगाना सर। पहले तो मजबूरी थी, 1.5 लाख रुपए तक का आप लगा के उसमें फायदा ले सकते थे, के तहत। अब वो खत्म हो गया तो ELSS का भी हिसाब खत्म होता हुआ नजर आया। और उसके अलावा तीसरी चीज और बड़ी चीज वो कि लोगों ने ETF में, इंडेक्स फंड्स में, इनमें पैसा ज्यादा डाला है, जिसमें कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF भी शामिल। तो दुगना हो गया सर गोल्ड ETF वाला, बिल्कुल 10,000 करोड़ से लगता है। तो ये कुछ बड़े चौंकाने वाले ट्रेंड। अब ETF में समझ लीजिए कि गोल्ड के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, इसी साल लगभग 24-25% का कैलेंडर ईयर में रिटर्न दे दिया है, तो लोगों को लग रहा है कि बाजार से निकलो, गोल्ड में पैसा लगाओ, नहीं तो डेट में पैसा लगाइए। तो ये कुछ ऐसे बड़े ट्रेंड हैं जो अप्रैल के जो म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आए हैं MP के, उससे दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।